विनोद बंसल जी, देखिए चर्चा तो कहीं और चली गई, लेकिन आप बताइए राजस्थान में जो हुआ, सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं कि उसे धार्मिक चश्मे से मत देखिए, लेकिन क्या वाकई में ऐसा है कि इसे धार्मिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए? प्राची जी, सबसे पहले तो पूज्य संत विजयदास जी महाराज के श्री चरणों में मैं नमन करते हुए बड़ा दुख के साथ कह रहा हूँ कि राजस्थान जैसे शांत और वीरों की भूमि में पूज्य संतों की एक निर्मम हत्या सरी की हो गई। मैं कहूँगा इसको तो मतलब ये जो है आत्महत्या नहीं, हत्या है। और पूज्य संत जिसने 551 दिनों तक अनशन किया और सरकार कानों में पता नहीं क्या डाल के सो गई। आप देखिए, ये जो बात राजनीति की कर रहे हैं, मुझे बड़ा दुख होता है। और ये राजनीतिक तूतू में के बीच में पूज्य संत जो है एक आत्मदाह कर लिया उन्होंने, और हिंदू समाज जो है इससे बड़ा बेहद आहत है। और ये जो कह रहे हैं बार बार जो है, पता नहीं क्यों समझ में नहीं आ रहा कि जो राज्य सरकारें हैं, राज्य सरकार के हाथ में कानून व्यवस्था है, राज्य सरकार के हाथ में खनन व्यवस्था है, और राज्य सरकार के हाथ में ये सब कामों को संचालन करने की पूरी शक्ति है। उसके बावजूद भी आप अपने पापों का ठीकरा किसी दूसरे को फोड़ने की जो प्रयास कर रहे हैं। मैं पिछले वर्ष प्रतिपदा से लेकर के आज तक के कई दृष्टांत आपको सामने रखना चाहता हूँ प्राची जी, मुझे बड़ा दुख होता है। आप देखिए कि ये जो वर्ष प्रतिपदा से लेकर के और आज तक कितने सारे हिंदुओं की हत्याएं हुई, कितनी जगह आप देखिए करौली, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, हनुमानगढ़, बूंदी, यहाँ पर हिंदुओं पर हमले हुए। और उससे पूर्व की अगर बात करें तो आप देखिए कि आपको सुधी दर्शकों को पता होगा कि जुलाई 2021 में झालावाड़ के कृष्ण वाल्मीकि की हत्या किसने की, अगस्त 2021 में जयपुर में खेमचंद महावर की हत्या किसने की, सितंबर में जो है अलवर के योगेश जाटव की हत्या किसने की, सितंबर में ही अलवर के संपत बैरवा की हत्या किसने की, अक्टूबर 2021 में झालावाड़ के पूजा मेहरा की हत्या किसने की, अक्टूबर में ही बांसवाड़ा के गौरव प्रकाश की हत्या किसने की, मार्च 2022 में ही पाली। ऐसे मेरे पास दर्जनों केसेस हैं। हाँ। जो बड़े आहत करने वाले हैं, मर्महत करने वाले हैं हिंदू समाज को, जो कि जहां पर सरकार मूक दर्शक बनी रही। और ये जो आखिरकार अंत तो गत्वा वो अपना उदयपुर जैसा कांड हो गया। हिंदू समाज को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की जो कोशिश हो रही है। हाँ। और गुजरात के इनके प्रधान कह रहे हैं कि मुसलमानों को इसका देश में पहला अधिकार है। ये चीजें क्या है? इस बात का जवाब अभी सुरेंद्र राजपूत जी से लेंगे। इस्लामिक जिहादी खाते ना पीटते रहे और उसके बाद इस बात का जवाब सुरेंद्र राजपूत जी से लेंगे, फिर चर्चा में राजनीतिक रोटियां सेकते रहे। जब तत्य नहीं है, सत्य नहीं है, तो कम से कम सुनिए, आपकी ये बात आ गई। मैं सुरेंद्र राजपूत जी के पास जाऊंगी आपके इन सवालों को लेकर, लेकिन निर्मल कौर जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, पूर्व डीजीपी झारखंड की, उनसे जरा समझ लेते हैं। निर्मल कौर जी, देखिए ये तमाम राज्यों की समस्या है, खनन माफिया, अवैध खनन हो जाना। हमने देखा हरियाणा में किस तरीके से खनन माफियाओं की जो बेखौफ अंदाज है वो हमें देखने को मिला। क्या वाकई में इतना मुश्किल होता है पुलिस को निपटने में, प्रशासन को निपटने में इन खनन माफियाओं से? क्यों बेलगाम हो जाते हैं? ऐसा है कि अधिकतर जो खनन है ना, खनिज है, जो मिनरल्स है, वो राज्य सरकार के अंतर्गत ही आते हैं। बहुत कम मिनरल केंद्रीय सरकार के अधीन है, जैसे कोयला और कुछ अन्य मिनरल। अधिकतर जैसे बालू है या बजरी है, जितने भी स्थानीय मिनरल है अधिकतर वो राज्य सरकार के अंतर्गत ही आते हैं। और उनके खनन के लाइसेंसेस, खनन से संबंधित जितनी भी प्रक्रियाएं हैं या नियम है, वो राज्य सरकार ही बनाती है। और पुलिस तो डायरेक्टली अंतर्गत आती है राज्य सरकार की। और साधु जो है समाज का आत्मबल है, सच्चा साधु जो है समाज का मान सम्मान है, आत्मबल है। तो साधुओं की बात का हमेशा समाज को सम्मान करना चाहिए। 1.5 साल 2 साल से साधु लोग अनशन कर रहे हैं, उससे पहले भी बातें हुई। 2005 में वो जो अपना ब्रिज 84 का एरिया है, पूरा क्षेत्र है, उसमें खनिज इस तरह अवैध को जो अवैध करार दे दिया गया था, सारी माइनिंग इलीगल थी। उसके बावजूद माफिया अगर किए जा रहे हैं तो इसके कई पहलू हैं। पहली बात तो है कि माफिया का मन बहुत बड़ा है। दूसरी बात, उसे कहीं ना कहीं शक्तिशाली लोगों का संरक्षण प्राप्त है। तीसरी बात है कि उनका मन इतना बड़ा हुआ है, उसी के एडजॉइनिंग आपने देखा कि नूह में कहीं डीएसपी के ऊपर उन्होंने गाड़ी चढ़ा के, ट्रक चला के रौंद दिया, एकदम 2-4 दिन पहले की बात है। इतना उनका मन बड़ा हुआ और इतना उनको संरक्षण प्राप्त है। और तीसरी बात है कि कानून देखिए, जैसे कि हमने कई बार देखा है कि राज्य सरकार खनन लाइसेंस देती है 5 साल का। मान लीजिए वो 50 ट्रक प्रतिदिन का लाइसेंस है, वो निकाल रहे हैं। अगर वो 50 का है तो वो रोज कम से कम 5,000 50,000 चला रहे हैं। कई बार हमने देखा है कि नदी का पूरा घाट ही एकदम दब गया, क्योंकि उन्होंने इतना माफिया निकाला, ट्रक लगाते रहे। और 4 साल होते ना होते वो बीच में किस्तों में अपनी लाइसेंसिंग फीस देते हैं। वो 4 साल निकालते भी रहते हैं और वो लाइसेंसिंग फीस में पीछे छूट जाते हैं। फिर जाके किसी वकील से केस डलवा देते हैं कि हमारा जो लाइसेंस था, जो एग्रीमेंट था राज्य सरकार के साथ, उसमें फलानी 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 कमियां थी।
और बहुत सारे वकील है, आप देखिए जितने भी ये माइनिंग एरियाज डील करते हैं वकील, कितने कितने अमीर है ये लोग इसी तरह की बातों पे, क्योंकि अवैध खनन माफिया उनको मिला लेता है, कोर्ट प्रोसेस को अपने में मिला लेता है और अपनी पेमेंट्स कमी नहीं करता, और उधर से वो अवैध खनन निकालता रहता है। सरकार को जो थोड़ी बहुत फीस बनती है वो भी नहीं देता है। और एक और इससे जुड़ी हुई बहुत बात है कि जब उनका खनिज बिक रहा है, या बालू या बजरी या जो भी खनिज बिक रहा है, उसकी डिमांड है, अगर पत्थर या छर्रा जो भी बिक रहा है उसकी मार्केट में डिमांड है। अगर आप डिमांड और सप्लाई को एक पारदर्शी मैनर में, एक ट्रांसपेरेंट तरीके से अगर आप एड्रेस नहीं करते हैं, एक पारदर्शी मैनर से समाज को चाहिए कि अगर किसी चीज की डिमांड है उसकी सप्लाई सरकार। ठीक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।